प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। फ्रेऑन क्या है? पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को फ्रेऑन कहते हैं। दैट मीन्स फ्रेऑन क्या हुए? एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हें CFC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले मैं CFC का नामकरण दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन समझाऊंगी और उसके बाद इसकी बनाने की विधियां दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ फ्रेऑन्स का डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। तो पहले फ्रेऑन्स का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन्स। फ्रेऑन्स के नॉमेनक्लेचर में अपन ध्यान रखें, एक साँचा याद रखना। कैसे अपन इसको नाम देंगे? फ्रेऑन XYZ। फ्रेऑन को पूरा नाम देने के लिए क्या है? कंप्लीट फ्रेम फ्रेऑन XYZ। फ्रेऑन के बाद X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा? देखिए इस टेबल में X का मतलब होता है C-1। पहले तो फॉर्मूला याद रखेंगे। X मीन्स C-1। दैट मीन्स फ्रेऑन के फॉर्मूले में जितने भी कार्बन एटम है उनको गिनिए और उनमें से क्या कर दो? -1 संख्या कर दो। फिर Y का मतलब क्या है? H+1। H एटम्स को गिन लो जितने भी हैं और उसमें +1 कर दीजिए, वो आ गया Y की वैल्यू। और Z क्या है? F की संख्या। दैट मीन्स उस फॉर्मूले में, फ्रेऑन के फॉर्मूले में जितने भी एटम्स फ्लोरीन के हैं, 1 है तो Z की जगह लगा देंगे 1, 2 है तो लगा देंगे 2। चलिए अपन टेबल में एक आध एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, फॉर्मूला लिखा है CFCl3। तो देखिए आप, CFCl3 का मतलब इसमें कार्बन की संख्या 1 है। दैट मीन्स 1 मतलब ये क्या हुआ? मीथेन का व्युत्पन्न होना चाहिए। C में कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। तो यहाँ पे भी 4 दिख रही है। 3 संयोजकता पे, 3 वैलेंसी पे क्लोरीन है, 1 वैलेंसी पे फ्लोरीन है। तो ये है तो फ्रेऑन। तो अब इसका फ्रेऑन के रूप में नामकरण देखें। फ्रेऑन XYZ। X क्या हो गया? कार्बन की संख्या -1। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, 1 में से 1 गया 0। तो अपन लगाएंगे फ्रेऑन के आगे पहले 0। फिर आप देखिए Y क्या? H+1। इसमें H एक भी नहीं है तो H+1। 0+1 कितना हो गया? 1। तो लगा देंगे 1। Z क्या हो गया? फ्लोरीन की संख्या। यहाँ पे फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 1। तो इसका नाम हो गया फ्रेऑन 011। 0 नहीं भी लगाएं तो चलेगा। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे मैं आपको समझाऊं। ये फॉर्मूला है C2F4Cl2। यहाँ पे C2 दैट मीन्स ये इथेन का व्युत्पन्न है। इथेन में H कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे फ्लोरीन 4 है और क्लोरीन कितने हैं? 2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ये इथेन का डेरिवेटिव है। तो अब चलिए इसका फ्रेऑन के रूप में नाम लिखें, फ्रेऑन। अब सबसे पहले X क्या होगा? कार्बन -1। तो कार्बन कितने हैं? 2। 2 में से 1 गया 1। तो फ्रेऑन के आगे पहले लगा दिया 1। अब Y की संख्या कितने? H+1। यहाँ पे H एक भी नहीं है। 0+1 विल बी 1 लगा दिया। Z कितना है? फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 4। तो अपन ने लगा दिया 4। तो इसका नाम हो गया फ्रेऑन 11। इस तरीके से फ्रेऑन का अपन नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन्स इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फ्रेऑन। फ्रेऑन बनाने की विधियाँ। तो देखिए CCl4 की जब रिएक्शन HF से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो सिंपल क्या होगा? एक HCl निकल जाएगा, Cl के स्थान पे F आ जाएगा और बन जाएगा CCl3F। फिर अपन फ्रेऑन का नाम दे देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन CCl3F की यदि अपन HF से रिएक्शन कराएं SbCl5 की प्रेजेंस में तो H क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CCl2F2। नाम दे देंगे फ्रेऑन का। इसी तरीके से C2Cl6 की अभिक्रिया अपन एक HF के मॉलिक्यूल से भी करा सकते हैं, 2 HF के मॉलिक्यूल से भी करा सकते हैं, 3 HF के मॉलिक्यूल से भी करा सकते हैं। बनने वाला प्रोडक्ट फ्रेऑन ही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो आप देख रहे हैं क्या बना? 2 HCl निकल गए और बन गया C2Cl4F2 फ्रेऑन। फ्रेऑन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फ्रेऑन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेऑन। फ्रेऑन जो है ये रंगहीन है, कलरलेस है, गंधहीन है, ओडरलेस है,
वाष्पशील द्रव है, वोलेटाइल लिक्विड है। यह अत्यधिक निष्क्रिय होता है और उच्च दाब और ताप पर भी स्थायी होता है। इट इज़ नॉन रिएक्टिव, इसीलिए ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर भी क्या होता है, स्टेबल होता है। फ्रेयॉन के उपयोग या यूजेस, यह अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट। सेकेंड, यह रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनर्स में, शीत संग्रहगारों में, दैट मीन्स कूलेंट में, कूलिंग रिएजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। एरोसोल नोदक, एरोसोल प्रोपेलेंट के रूप में भी ये प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेयॉन का पर्यावरण पर प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो है मेनली ओजोन लेयर को क्या करता है, नष्ट करता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कर देता है। पृथ्वी पर 90% तो ओजोन होती नहीं है, 90% ओजोन तो जो है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, और 10% जो होती है ये भूमि पर यानी कि सरफेस एरिया में होती है। अब जब ये 90% फ्रेयॉन स्ट्रेटोस्फियर में है, समताप मंडल में है, तो ये जीवन रक्षक गैस का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों में से 95% को ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अवशोषण का मतलब है उसको केमिकल रिएक्ट करके नष्ट कर देती है। और 95% ओजोन जो है वो हमारे वायुमंडल में आने से क्या होती है, बच जाती है। क्योंकि पृथ्वी पर पराबैंगनी प्रकाश के अधिकता से, पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट रेज की यदि अधिकता होगी तो स्किन कैंसर में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ती जाती हैं और वो समय से पूर्व गिरते जाते हैं। समुद्र के प्रकाश क्षेत्र, दैट मीन्स समुद्र के फोटिक जोन में जो प्लावक होते हैं, प्लावक मतलब प्लैंकटन की आबादी में भी क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। यदि ये रेज, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर ज़्यादा आएंगी तो जानवरों और इंसान में क्या होता जाएगा, आँखों में दिखने की कमी, जिसको एक बीमारी बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की बीमारी भी बढ़ती जाती है। और इंसानों में रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या आती जाती है, कमी होती जाती है। फ्रेयॉन जो हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज से रिएक्ट करके कई तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन देखिए, CFCl3 अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है, होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। होमोलिटिक फिशन मतलब समांशन, और आपको पता है होमोलिटिक फिशन या समांशन से क्या उत्पन्न होते हैं, मुक्त मूलक। तो क्या उत्पन्न होंगे, Cl मुक्त मूलक और CFCl2। अब मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ डॉट लगा दो, डॉट मतलब होता है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। एक तो लगाओ CFCl2 के कार्बन पर डॉट लगा दिए, ये मुक्त मूलक उत्पन्न हुआ, और एक Cl के ऊपर डॉट लगा दीजिए, ये मुक्त मूलक उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, जो ये Cl फ्री रेडिकल उत्पन्न हुआ, ये हो सकता है, जरूर नहीं ऐसे बेटा, इनफाइनाइट रिएक्शंस होती रहती हैं। ये जो Cl फ्री रेडिकल उत्पन्न हुआ, ये अगेन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ओजोन, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, O2 बना लेगा, और एक नया फ्री रेडिकल उत्पन्न हो सकता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल ये संभव है, ऐसा होगा जरूरी नहीं है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल स्थायित्व को जरूर चाहेगा। अब स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अनेक काम करता है, उनमें से आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन से अगेन रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ट्वाइस O2, और अगेन बना लेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब रिएक्शन बुक में नहीं दे रखी है, पर आप लिख सकते हैं अगेन ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, Cl2। ऐसे नेचर में अनेक साइड रिएक्शंस होती रहती हैं, और इस तरीके से ओजोन परत का क्षय धीरे धीरे स्वतः भी होता रहता है। इस तरीके से चेन रिएक्शन होती जाती है। ये चेन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलती है, और एक
मात्र एक क्लोरीन एटम जो होता है वो 1 लाख ओजोन अणुओं के साथ क्रिया करके उनको क्या कर देता है, समाप्त या नष्ट कर देता है। इस प्रकार फ्रियॉन के कारण ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे ओजोन परत का अपक्षय, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है और पृथ्वी के वातावरण पर इसका दुष्प्रभाव यानी कि हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है DDT, जिसका नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। याद रखना पड़ेगा, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसकी रिएक्शन अप्लाई क्लोरल से, क्लोरल अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में देखा था। CCl3CHO से देखिए किस प्रकार रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और गर्म कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक है। जल निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको देखिए, अगेन इसका नाम बोल रही हूँ। आप देखिए कि फिनाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पे Cl और CHCl3 जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया। दोनों ही पैरा पोजीशन पे Cl है, तो एक को बोल दो पैरा, एक को बोल दो पैरा डैश। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी कि DDT। DDT पाउडर जो है ये आप शायद जानते हैं, ये कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है, जो मच्छरों को, कीटाणुओं को, खटमलों को मारने के काम में लिया जाता है। ये वाइट रंग का कंपाउंड होता है। नेक्स्ट देखिए BHC, फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फिर आगे कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए बेंजीन की जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, तो बेंजीन की एक पाई बॉन्ड के एवज में कितने बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा 2, तो 3 पाई बॉन्ड के एवज में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 6, तो 6 Cl जुड़ जाएंगी और उनके स्थान पे 6 H निकल जाएंगे। तो 6 H निकले, वो Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे निकलेगा कुछ भी नहीं, सारा की सारा जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है C6, प्रोडक्ट जो बना उसका फॉर्मूला है C6H6Cl6। दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल क्या हो गए, 6 क्लोरीन एटम जुड़ गए और जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बना उसको अपन बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का UPSC नेम क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है, व्यापारिक नाम है गैमेक्सेन, दूसरा लिंडेन, और चूंकि इसमें 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन है, तो इसको 666 भी कहा जाता है। अब देखिए इनमें गैमेक्सिन में कहा जाता है या BH6 में कहा जाता है, इसमें 6 समावयवी हैं, 6 आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का मतलब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम। और 6 आइसोमर्स कौन से, उनको नाम दिए इन्होंने, मैं बोल रही हूँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, नीटा, फिर क्या है थीटा। ये 6 इसके क्या हैं, आइसोमर्स हैं, समावयवी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इफेक्टिव कौन होता है, गामा समावयवी है, गामा डेरिवेटिव। इसीलिए कीटनाशी के रूप में जो BHC काम में लिया जाता है वो होता है गामा BHC। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, सक्रिय होता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या सक्रिय होने के पीछे इसका कारण बताया जाता है कि ये सबसे छोटा है साइज़ में, इसलिए इसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट DDT एवं BHC का वातावरण पर प्रभाव।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी एंड बीएचसी। अपन डीडीटी और बीएचसी को खूब काम में लेते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में, परंतु इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट वातावरण पे या अन्य चीज़ों पे कैसे होते हैं देखिए। ये दोनों ही जो हैं ये पॉइजनस सब्सटेंस हैं, पॉइजनस यानी कि विषैले पदार्थ होते हैं। क्यों विषैले हैं? क्योंकि आसानी से विघटित नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। जब इन्हें अपन यूज़ में लाते हैं तो होता क्या है, ये केमिकल्स जो हैं वो मिट्टी में और पानी में धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं और वहाँ से ये क्या होता है, मनुष्य के शरीर में फल फूल सब्जी दूध अंडे आदि के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं और बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये केमिकल्स हैं, नेचुरल फूड ही हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। सेकेंड, सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जब ये इंसेक्टिसाइड के रूप में मृदा यानी कि मिट्टी में चले गए, अर्थ में चले गए, तो ये क्या करेंगे, हमारी लैंड को, हमारी भूमि को प्रदूषित कर देंगे। और प्रदूषण का मतलब क्या होता है, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, फर्टिलिटी रेट को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। थर्ड, बीएचसी का उपयोग का कुछ भाग सीधे मिट्टी में एवं 10 to 30% भाग वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाता है। यानी कि इसमें करीब 70% भाग तो मिट्टी में चले जाता है, शेष भाग कहाँ चले जाता है, वोलेटाइल होकर वातावरण में चले जाता है। और ये क्या होगा, वापस से वर्षा जल के रूप में, रेन के रूप में पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी के नीचे अर्थ में, रूट में चले जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। भूगर्भ में रहने वाले, पृथ्वी के नीचे रहने वाले एनिमल्स को भी ये हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा और पृथ्वी पर लगने वाले पौधों पर भी ये नुकसान पहुंचाएगा। लास्ट है, बीएचसी की अधिकता से जो जीवधारी हैं उनके तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होते हैं। यानी कि बीएचसी के यूज़ से जो जीव हैं उनके नर्वस सिस्टम भी क्या होते हैं, प्रभावित होते जाते हैं। थैंक्स।